हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का तीसरा पार्ट है। किस चीज़ का तीसरा पार्ट है? चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब आप लोगों को पता है। तो तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोनों के बारे में समझते हैं। गोर्बाचेव कौन है? गोर्बाचेव एक इंसान है, एक लीडर है यूएसएसआर का, उसके बारे में पढ़ते हैं। और डिसइंटीग्रेशन क्या है एक्चुअली? ये जितने भी लीडर्स हैं ना, इनके बारे में जो जो चीज़ें है वो हम सब पढ़ लेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी एक तो ये है रसिया। ठीक है, रसिया की साइड में ये है बेलारूस, ये है यूक्रेन। अभी जो वॉर चल रहा है इन दोनों का चल रहा है। ठीक है, ये है जॉर्जिया, ये है अरबेजान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे किसका पार्ट थे? यूएसएसआर का पार्ट थे। ये ऊपर लिख रखा है ना, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट यूएसएसआर, ये ऐसे करके लिख रखा है। ठीक है, खैर इसको छोड़ते हैं। ये तो जस्ट एक आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं। इवन रसिया का ये हिस्सा भी जो है ना, ये भी यूरोप के अंदर ही आता है। तो रसिया अकेला ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, अभी पढ़ते हैं गोर्बाचेव लीडरशिप के बारे में। तो गोर्बाचेव लीडरशिप 1985, इसका जो पूरा नाम था, मिकेल गोर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। एक पॉलिटिकल बंदा था, कौन? मिकेल गोर्बाचेव, याद रखना है। ठीक है, बाकी वीडियो के आखिरी में भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मिकेल गोर्बाचेव, उसके बाद में इस बंदे ने, इस इंसान ने, इस लीडर ने, इसका एम क्या था? टू रिफॉर्म द यूएसएसआर टू मैच द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन द वेस्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूएसएसआर के सामने चैलेंज क्या थे? चैलेंज ये थे कि वो सारा का सारा पैसा अपना आर्म रेस के अंदर लगा रहे थे, और जो क्वालिटी जो थी ना चीज़ों की, वो उसके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे थे। किसके साथ में? वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में। जो फॉर एग्जांपल कोई सेम फ़ोन बन रहा है अमेरिका में और कोई फ़ोन बन रहा है यूएसएसआर में, तो दोनों फ़ोन, मतलब यूएसएसआर के फ़ोन सस्ते तो थे बट क्वालिटी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसने, मिकेल गोर्बाचेव ने क्या एम किया है कि जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है ना, उसको मैच करना है, और उसके लिए हमें यूएसएसआर के अंदर क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। पहली चीज याद रहेगी, दो ही पॉइंट याद रखने हैं। दूसरा, उसने क्या फोकस किया? रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद द वेस्ट। मतलब अब समझो, याद नहीं करना, समझना है। समझोगे तो सिंपल याद हो जाएगा। ठीक है, क्या फोकस किया? उसने फोकस किया कि हम लोगों को यूएसए के साथ में या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हम लोगों को अपने रिलेशन को स्मूथ करना पड़ेगा। हम लोग उनके साथ में टेंशन का माहौल बना के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात किसने सोची? गोर्बाचेव ने सोची। पहली बात क्या सोची उसने? कि अपने देश के अंदर रिफॉर्म करने पड़ेंगे टू मैच द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को रिलेशन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या सोची? ये सोची कि डेमोक्रेटाइजेशन करना पड़ेगा, मीन्स लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटेरियन सिस्टम लोगों की मन की बात को दबा देगा, रिप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीन बात याद रहेगी। फोर्थ चीज क्या है? कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। अब एक चीज देखो कि चार चीज हो गई ना, मिकेल गोर्बाचेव ने चार चीजें सोची। कब सोची? 1985। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ना, अब कोई लीडर ये सोच रहा है कि मेरे को रिफॉर्म करना है, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना कि उनका लीडर रिफॉर्म करना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि उनको ये तो रियलाइज हो रहा है ना देश के लोगों को कि रिफॉर्म इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कमी है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक याद रखनी है। ये इस बंदे का नाम याद रखना है, 1985 याद रखना है। चार ये पॉइंट याद रखने, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और नॉर्मलाइजिंग रिलेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है अब आगे चलते हैं।
अब देखो अनइंटेंटेड कंसिक्वेंस ऑफ द रिफॉर्म्स। अब देखो अनइंटेंटेड का मतलब है कि एक तो उसने रिफॉर्म किए, किसने, गोरबाचेव ने, उसके जो कंसिक्वेंस थे, मीन्स उसके जो परिणाम, उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो वैसा रिजल्ट नहीं निकल के आया जो उसने सोचा था, जो उसकी इंटेंशन थी ना वैसा रिजल्ट नहीं निकल के आया। तो कैसा रिजल्ट निकल के आया, अनइंटेंटेड रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, उस अनइंटेंटेड रिजल्ट क्या क्या निकल के आए, तो पहला रिजल्ट ये था, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए कहाँ पे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ईस्ट यूरोपियन मतलब ये दुनिया है, ये रसिया है, ये पूरा मिला के यूएसएसआर है। तो इन ये जो कंट्रीज है ना, मतलब ये यूरोप है, तो ये ईस्ट यूरोप हो गया। तो इस ईस्ट यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, किसके खिलाफ, जो मॉस्को में जो सरकार बैठी थी उसके खिलाफ, मतलब अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। और सोवियत का कंट्रोल किसके हाथ में था, रसिया के हाथ में था, ध्यान से याद रखना है। ठीक है, दूसरा, अनलाइक प्रीवियस इंटरवेंशंस द यूएसएसआर अंडर गोरबाचेव डिड नॉट इंटरवीन लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट रिजीम। अब क्या है कि पहले तो क्या होता था कि कोई भी गड़बड़ कर रहा है ना तो सीधा गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, लेकिन इस बारी गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरवीन नहीं किया। अनलाइक प्रीवियस इंटरवेंशंस द यूएसएसआर अंडर गोरबाचेव डिड नॉट इंटरवीन। और जब उन्होंने इंटरवीन नहीं किया तो क्या हुआ, कोलैप्स हो गया किस चीज़ का, कम्युनिस्ट रिजीम का। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी जिस पार्टी ने बना के रख रखी थी। अब देखो कोई भी चीज़ है, ग्लोबल पावर बनने के लिए क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो ग्लोबल पावर से वो हटा कैसे, उस गद्दी के ऊपर से उसको हटाया कैसे गया, तो पहले तो ये चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, ये खत्म क्यों हुई, क्योंकि ये खत्म हो गई थी। ठीक है, और ये खत्म क्यों हुई, क्योंकि इसके ऊपर सारा जोर दिया गया। अब देखो एक सीरीज बन रही है, ठीक है, सारा का सारा फोकस इस चीज पे दिया गया, मिलिट्री के ऊपर, आर्म रेस के ऊपर। तो इस चीज की वजह से ये खत्म हुआ और इसकी वजह से ये खत्म हुआ। ठीक है, अल्टीमेटली लेकिन होता क्या है, प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, और इस चीज़ को इन दोनों को सिक्योर रखने के लिए इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन यूएसएसआर ने क्या किया, सारा का सारा फोकस मिलिट्री के ऊपर दिया। तो वो ग्लोबल पावर स्टेटस जो उसको मिला हुआ था कि दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग देशों में से एक है, उसका वो स्टेटस छिन गया। वो छिन कैसे गया, वो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या हुआ कि इन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया, क्योंकि अंदर से तो इनको भी पता था कि ये मतलब गलत सिस्टम है और इसकी वजह से इस हिसाब से हम लोग एक ग्लोबल पावर नहीं बन सकते हैं। अब देखो, क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर एक्सेलरेटेड इट्स डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि यूएसएसआर के अंदर क्राइसिस आ चुका था। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, तीनों याद रखने हैं। अब देखो इंटरनल अपोजिशन, अब ना हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, तो वो क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ ना, उसके पीछे के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं कि उन्होंने रिफॉर्म किए, अनइंटेंशनल कंसिक्वेंस निकल के आए। ठीक है, अब इंटरनल अपोजिशन, देश के अंदर ही एक दूसरे को लोग अपोज करने शुरू कर दिए। और कूप क्या होता है, कूप होता है तख्ता पलट। ठीक है, मतलब जो सरकार है उसको हटा के खुद बैठ जाना। तो 1991 में रिफॉर्म्स किए गोरबाचेव ने, रिफॉर्म्स फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर, जो कट्टर जो नेता थे ना, उन लोगों ने उन रिफॉर्म्स को अपोज किया। क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जब नाम ही कम्युनिस्ट हो गया तो हम लोग कैपिटलिस्ट के साथ में हाथ क्यों मिलाएं। क्योंकि गोरबाचेव तो बोल रहा था ना कि हमें स्मूथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टर नेता थे उन लोगों ने बोला है कि हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। मीन्स जो गोरबाचेव ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसके खिलाफ थे। कौन, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर नेता, हार्ड लाइनर नेता। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया कि इंटरनल अपोजिशन। ठीक है, इंटरनल अपोजिशन किसने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर ने। ए कूप वॉज स्टेज्ड
coup was staged but opposed by the people who had experienced freedom and rejected the old communist party rule। अब जो कूप मतलब तख्ता पलट हो तो गया था, लेकिन लोगों ने उसको अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था फ्रीडम का, ठीक है। एंड रिजेक्टेड द ओल्ड कम्युनिस्ट पार्टी रूल, उन्होंने जो पुराना जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल हो उसको रिजेक्ट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी तक हम एक ही नेता का, गोर्बाचेव करके एक नेता है, उसी के बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा नेता आ रहा है, कौन सा नेता है वो? बोरिस येल्टसिन। गोर्बाचेव के बाद में कौन है? बोरिस येल्टसिन। अपोज्ड द कूप, अपोज्ड द कूप। और जब उसने कूप को, कूप का मतलब तख्ता पलट, ठीक है, उसको अपोज किया और वो बंदा नेशनल हीरो बन गया। मेरे ख्याल से आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दो नेता, दो लीडर के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज गोर्बाचेव, सेकंड इज बोरिस येल्टसिन। अब देखो, गोर्बाचेव को अपोज किया, ठीक है, कूप हुआ, कूप को अपोज किया येल्टसिन ने। येल्टसिन क्या हो गया? नेता बन गया, हीरो बन गया, लोगों की नजरों में हीरो बन गया। इसका मतलब पावर क्या होगी? शिफ्ट हो गई, शिफ्ट ऑफ पावर, शिफ्ट ऑफ पावर। अब देखो, रशियन रिपब्लिक बन गया, रशियन रिपब्लिक बन गया। और रशियन रिपब्लिक बना तो येल्टसिन जो है ना, वो क्या बन गया? नेता बन गया। उसकी लीडरशिप में रशियन रिपब्लिक बन गया। रशियन रिपब्लिक लेड बाय येल्टसिन बिगेन रिजेक्टिंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। उसने बोला कि कंट्रोल सिर्फ एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पावर शिफ्टेड टू सोवरिगन स्टेट्स, पावर शिफ्टेड टू सोवरिगन स्टेट्स। सोवरिगन स्टेट्स मतलब जो 15-16 देश थे उनके पास में पावर बट गई, स्पेशली इन द यूरोपियनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द यूएसएसआर। मतलब जो 16 देश थे टोटल, 16 में से एक तो रसिया हो गया, बाकी बच गए 15, तो पावर सभी के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है। अच्छा, ये पावर को डिवाइड करने के लिए एडवोकेट किसने किया? मतलब किस चीज ने इस चीज को किस इंसान ने इस बात को उठाया? ये उठाया येल्टसिन ने, ठीक है। अब देखो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स प्रेफर्ड स्टेइंग इन द सोवियत फेडरेशन। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कौन सी हैं? ये है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये देखो, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरब, ये यहाँ तक, ये जो 5-6 कंट्री है ना, कजाकिस्तान और ये, इन लोगों ने एडवोकेट किया है कि हम लोग रहना चाहते हैं सोवियत फेडरेशन के साथ में, ठीक है भाई। तो शिफ्ट ऑफ पावर समझ गए होगे। सेंट्रलाइज कंट्रोल को अपोज किया किसने? येल्टसिन ने। रशियन रिपब्लिक बन गया। यूरोपियन पार्ट के अंदर जो यूरोपियनाइज्ड पार्ट जो थे यूएसएसआर के, उनके पास भी पावर चली गई। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हम वो चाहते हैं कि हम सोवियत फेडरेशन के साथ में रहें। सोवियत फेडरेशन से अलग कौन होना चाहता है? जो यूरोप के अंदर ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज थे वो अलग होना चाहते थे। साथ कौन रहना चाहता है? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ठीक है। अब आ जाओ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। जो रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। अब बेलारूस कहाँ पे है? अब इधर मिलेगा बेलारूस, ये रहा, ये बेलारूस, ये यूक्रेन और ये रसिया। तीनों देश की लोकेशन याद होनी चाहिए। रसिया के साइड में बेलारूस, उसके नीचे यूक्रेन, ठीक है। अब ये तीनों देशों ने डिक्लेयर्ड द डिसबैंडमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन इन दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 में इन तीनों देशों ने ये बोल दिया कि अभी सोवियत यूनियन नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे पहले किसने बोला? रसिया ने, यूक्रेन ने, बेलारूस ने। ये तीनों देशों ने बोला कि सोवियत यूनियन नाम की कोई अभी चीज नहीं है और ये डिसबैंड हो चुका है। कब बोला? दिसंबर 1991 में। याद करो इसको, दिसंबर, इमेजिन करना है, दिसंबर 1991। अच्छा,
अब सोवियत यूनियन नहीं है, तो इसका मतलब सोवियत यूनियन में कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये पार्टी भी बैन तो हो गई। अच्छा, अब बैन हो गई तो कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा सिस्टम अपना के रखती थी? कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। लेकिन इसका मतलब वो दोनों भी खत्म हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटलिज्म जो कि अमेरिका वाला सिस्टम था और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली गई। किसके द्वारा? पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक कौन है? पोस्ट सोवियत रिपब्लिक ये लोग हैं, ये सारे पोस्ट सोवियत रिपब्लिक है, ये भी पोस्ट सोवियत। तो इन सब ने क्या कर लिया? डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वाज फॉर्म्ड विद ऑल रिपब्लिक्स एज फाउंडिंग मेंबर्स। तो जितने भी ये नए नए अभी देश बने थे ना, इन लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बोला गया CIS। CIS का मतलब क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये चीज है। अभी क्या है कि देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि ये पूरी दुनिया है, अर्थ है ये USSR है। अब ये USSR है तो USSR और यहाँ पे है USA। अब दुनिया के अंदर एक पोल तो ये है और एक पोल ये है। ठीक है। अब ये USA और ये USSR, इस USSR के पास में सारी पावर है। अब ये USSR के अंदर सारी पावर है और इसके हो गए 16 टुकड़े। तो अब इनके पास में उस टाइम में तो रसिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी कर रखा था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर भी था 1991 में। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज थे। या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इनके पास में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसके पास सीट थी? वो USSR के पास में। ठीक है, और भी बहुत सारी पावर्स थी USSR के पास में। लेकिन जब इसके 16 टुकड़े होंगे तो वो पावर किसके पास जाएगी? वो पावर किसके पास जाएगी? अब यहाँ पे भी तो लड़ाई होगी ना, कि जब कोई 2-3 भाई जब अलग होते हैं तो उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेके भी तो बंटवारा होता है ना। तो सेम चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो वो चीज होती कैसे है वो हम लोगों को देखना है। तो रसिया एज ए सक्सेसर स्टेट, मतलब अभी जितनी भी पावर्स USSR के पास में थी वो सारी पावर अभी रसिया ने अपने पास ले ली एज ए सक्सेसर स्टेट। ठीक है, वो कैसे ले ली और क्या क्या पावर्स थी? सोवियत यूनियन सीट जो थी सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके लिए भारत भी बोलता है ना कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो सेम चीज अब जो 5 जो देश है ना, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन और रसिया एंड अमेरिका, ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो इसी तरह से अब USSR से वो शिफ्ट होके सीट किसके पास आ गई? रसिया के पास आ गई। ठीक है, पहली चीज। अब रसिया ने एक्सेप्टेड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीड एंड कम्युनिटीज ऑफ द USSR। जो USSR ने जो ट्रीटी साइन कर रखी थी ना, वो सारी की सारी अब किसके नाम हो गई? रसिया के नाम हो गई, कि भाई वो सारी चीजें फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी रसिया की है। अच्छा, उसके बाद में बिकेम द सोल न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत रीजन, इनिशिएटिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद द US। अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब है कि भाई दुनिया के जो पंचायती जो देश है ना, उन्होंने मिलके बोला है कि अभी ना न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक है, तो किसी का दिमाग घूम गया तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए हम लोगों को न्यूक्लियर। देखो, आर्मामेंट का मतलब क्या होता है? आर्मामेंट का मतलब आर्म रेस, मतलब हथियार बढ़ाना। तो डिसआर्मामेंट क्या हो गया? हथियारों को खत्म करना धीरे धीरे। भाई जो है उनको वेपन्स को आप क्या कर दो, उन वेपन्स को धीरे धीरे हम डिक्रीज करते चलेंगे उनके नंबर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद द US। तो ये सारी जिम्मेदारी एक रसिया ने बोला कि जो USSR के पास जो जिम्मेदारी थी वो सारी जिम्मेदारी अब हम लोग लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन का एंड का मतलब क्या है? कि USSR खत्म हो गया।
ठीक है, यूएसएसआर की अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची। ओल्ड सोवियत सिस्टम वॉज डिसमेंटल्ड, बस दैट्स इट, ये था टॉपिक। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा उसके कीवर्ड क्या क्या है। अब देखो, मिकेल गोर्बाचेव कौन है? 1985 में जो बंदा रिफॉर्म लेके आया, याद रहेगा, इसने रिफॉर्म लेके आया 1985 में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन चाहता था ये। ठीक है, और क्या चाहता था? डेमोक्रेटाइजेशन चाहता था ये। ठीक है, और इस चीज़ की वजह से क्या हो गया? कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजीम। ठीक है, उसके बाद में कूप हुआ। कूप का मतलब तख्ता पलट। उसके बाद में एक नया बंदा आया, बोरिस येल्टसिन, रशियन रिपब्लिक का नेता बना। सोवरिगन स्टेट्स बने 16। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, वो देश जो चाहते थे कि हम सोवियत सिस्टम के साथ रहें। 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो गया। कॉमनवेल्थ बनाया उन देशों ने जो कि रसिया से यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट रसिया के पास रही। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब है न्यूक्लियर वेपन को धीरे धीरे डीएक्टिवेट करना। ठीक है, पोस्ट सोवियत स्पेस का मतलब क्या है कि अभी पोस्ट सोवियत स्टेट का मतलब ये है कि जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी कंट्रीज मतलब यूएसएसआर से बने कितने देश? 16। तो जो 16 देश बने ना, उसी चीज को पोस्ट सोवियत स्पेस बोला गया कि ये जो गद्दी थी, इस गद्दी पे कौन बैठा। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड मिकेल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन? ठीक है, एंड व्हाट रोल डिड बोरिस येल्टसिन प्ले इन दिस प्रोसेस? तो बोरिस येल्टसिन ने तो कूप को अपोज किया था। ठीक है, दूसरा क्या था कि इन लोगों ने कोई इंटरफेयर नहीं किया जब लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मिकेल गोर्बाचेव ने कैसे किया कि उसने बोला कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में हाथ मिलाएंगे, लेकिन इनकी तो दुकान चल ही इस बेस पे रही थी कि भाई हम तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, हम कैपिटलिज्म को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, वो बहुत गंदा है, और ये सब बातें चल रही थी। और हम तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को फेवर करेंगे, सारा का सारा इगैलिटेरियन सोसाइटी हम लोग बनाएंगे। लेकिन जैसे गोर्बाचेव ने आके बोला कि नहीं, हम तो पीछे रह गए भाई, टेक्नोलॉजिकल हमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और डेमोक्रेटाइजेशन मीन्स डेमोक्रेसी भी लेके आनी पड़ेगी, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, और इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें जब उसने करी, तो जो हार्डलाइनर जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन लोगों ने अपोज किया। कूप का इस्तेमाल हुआ, कूप को अपोज किया बोरिस येल्टसिन ने और बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उन्होंने 1917 का रिवॉल्यूशन उनको याद था और फ्रीडम का उनको पता था, तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। और अपोज करने के बाद में क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ कैसे। अब अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, हुआ क्यों, हुआ कैसे, मतलब हाउ। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हाउ। अगली में क्या पढ़ेंगे? व्हाई। ठीक है ना। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।